हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में चैप्टर संख्या 4 केमिकल काइनेटिक्स में इस क्लास जो आज हो रही है, इससे पहले की क्लास में हमने आरएनए समीकरण और सक्रियण ऊर्जा इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप किया था। आरएनए समीकरण पूरा व्युत्पन्न कर दिया था और इस आरएनए समीकरण में हमने लॉग के और 1/t के मध्य ग्राफ स्थापित किया था। इस ग्राफ का ढाल -EA/2.303r और ग्राफ का जो अंतःखंड था वो log a के बराबर था। और फिर हमने दो विभिन्न ताप लिए थे T1 और T2 और इन दोनों तापों के ऊपर जो आरएनए समीकरण था उसको फिर आगे व्युत्पन्न किया था। इसके बाद में कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना बढ़ता है या तिगुना बढ़ता है, तो उसके ऊपर हमने कौन सा फॉर्मूला लगेगा और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। अब आज की क्लास में जैसे ताप वाले बताए उसी की तरह एक की पॉइंट है। देखें, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम अर्धआयु के बाद में कितना अभिकारक शेष बचा, द्वितीय के बाद में कितना बचा, तृतीय के बाद में कितना बचा। तो देखिए, इसके लिए प्रथम अर्धआयु के पश्चात अभिकारक की सांद्रता, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ये होगी A/2। कौन सी अर्धआयु के पश्चात? प्रथम अर्धआयु के पश्चात, क्योंकि प्रारंभिक क्या माने A। अर्धआयु का मतलब आधी मात्रा शेष रहे या आधी विघटित हो जाए, तो फॉर्मूला क्या हो गया A/2। अब देखिए, इससे में आगे द्वितीय अर्धआयु के पश्चात अभिकारक की सांद्रता, तो ये A/2 तो रहेगा। अब द्वितीय है तो इसके पावर में लगा देंगे 2, ये याद रखना। अगर तृतीय अर्धआयु पूछे तो तृतीय अर्धआयु के पश्चात अभिकारक की सांद्रता, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा A/2 की पावर 3। चतुर्थ पूछे तो क्या हो जाएगा A/2 की पावर 4। ऐसे ही जैसे मान लीजिए एनवी अर्धआयु हो, एनवी का मतलब कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा A/2 की पावर n। n का मतलब क्या है यहाँ, n क्या है, n बराबर है अर्धआयु की संख्या। ये हमें न्यूमेरिकल के लिए ध्यान में रखना है। n का मतलब क्या है, अर्धआयु की संख्या। एक बार इसको पूरे फॉर्मूले को दोबारा से देख लीजिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धआयु 15 मिनट है, तो बताइए कि 30 मिनट पश्चात कितना अभिकारक शेष बचेगा।
ऐसा क्वेश्चन होता है। अर्धायु कितनी दी हुई है? 15 मिनट, और फिर समय कितना दिया हुआ है? 30 मिनट। तो पहले तो हमें अर्धायु की संख्या निकालनी पड़ेगी। अभिकारक की शेष मात्रा, हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? अभिकारक की शेष मात्रा बराबर, हमने माना है a/2 की पावर n। a तो क्या है? a बराबर ये तो क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। शुरू में यही माना था। n क्या है? अर्ध आयु की संख्या। अर्ध आयु की संख्या। अब देखिए, अभिकारक की या प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है? नहीं दी हुई, तो हम अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता मान सकते हैं 1। ठीक है, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, नहीं दिया हो तो कितना मान सकते हैं? 1। फिर देखिए n का मान, अर्ध आयु की संख्या, यानी n बराबर, अर्ध आयु दी हुई कितनी है? 15 मिनट, और कितने में पूछ रहा है? 30 में। तो संख्या हमें निकालनी है, तो 30 में कितने का भाग लगा देंगे? 15। आगे ये बात समझ। अर्ध आयु कितने दी हुई है? 15। मिनट कितनी दी हुई है? 30। अब एक, जैसे एक पेन 5 रुपए का आता है, तो 300 रुपए में कितने पेन आएंगे? ऐसा हो गया तो हम क्या लग करते हैं? 300 में 5 का भाग लगा देते हैं। ऐसा ही है, तो 30 बटा कितना हो जाएगा? 15। तो n बराबर कितना आ गया? 2, यानी अर्ध आयु की संख्या कितनी हो गई? 2। अतः अभिकारक की शेष मात्रा बराबर 1/2 की पावर 2 बराबर 1/4 बराबर कितना रहा? 0.25। यही होगा क्या? अब अभिकारक की हमने मात्रा 1 मोल प्रति लीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.25 मोल प्रति लीटर, क्योंकि क्या है? ये सांद्रता ही तो है। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि कितना प्रतिशत, अगर यहां प्रतिशत पूछ ले तो देखिए, अभिकारक की प्रतिशत शेष मात्रा, तो प्रतिशत कितने में से निकलता है? 100 में से। प्रतिशत कितने में से निकलेगा? 100 में से। तो यहां कितना है? 1/4। तो देखिए 1/4 इंटू 100 कितना आ गया? 25 चौका 100, 25%। यहां पे 0.25 इंटू 100 भी कर सकते हो, तो भी यही आएगा। देखिए इसको अगर काट रहे हैं तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 2 बिंदु 4 पंजू 20, कितना आ रहा है? 25। और जैसे 0.25 से करेंगे तो 0.25 इंटू 100, तो दशमलव हट जाएगा। कितनी? 2 बिंदुएं हैं, दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 25%। यानी कितना प्रतिशत अभिकारक शेष बचेगा? तो आंसर हो जाएगा 25%। अगर ये पूछ ले कि कितना अभिकारक विघटित हो गया, माना कितना था हमने? 1। शेष मात्रा कितनी बची? 1/4।
देखिए एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कर रहा हूं। अभिकारक की विघटित मात्रा टोटल कितनी थी? 1। शेष कितना बच रहा है? 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4, यानी 3/4 अभिकारक शेष बच रहा है। विघटित हो गया है। शेष तो 1/4 बच रहा है। अभिकारक विघटित कितना हुआ? 3/4। देखिए इसके 3 भाग, ये 1 भाग, टोटल कितने हो गए? 4 भाग। अगर यही प्रतिशत में पूछ ले कि कितना प्रतिशत अभिकारक विघटित हुआ, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये पूछ ले कि कितना प्रतिशत अभिकारक विघटित हुआ, तो विघटित कितना आ रहा है? 3/4। देखिए 3/4 इंटू हो जाएगा 100, ये 25 और 25 75, यानी 75% अभिकारक विघटित हुआ। बच कितना रहा है? 25%। टोटल कितना हो गया? 100। कर सकते हो या नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन है। एक तो अगर शेष मात्रा पूछ ले तो अर्धायु की संख्या निकालो, ठीक है। अगर शेष न पूछ के हमें दे दे कि कितना अभिकारक विघटित हुआ, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? शेष निकालना पड़ेगा। उसके बाद में एक में से जो शेष आ रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा। वो हमारे पास में क्या होगा? विघटित मात्रा होगी। आगे समझ? देख लीजिए एक बार। ऐसा ही न्यूमेरिकल एक नोट्सों में और दिया हुआ है, ठीक ऐसा का ऐसा ही है। उसमें 30 मिनट तो अर्धायु है और 120 मिनट पश्चात पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने से दुगुना होता है। सिद्ध कीजिए। नोट्सों में आप सुधार कर लेना, 99 के स्थान पे 90% लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में 99 कर लेना नोट्सों में। यानी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का जो भाग 99% पूर्ण हो रहा है, उसका समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने से दुगुना होता है। यह हमें सिद्ध करना है। अब देखिए समय को सिद्ध करना है। देखिए प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमारा समीकरण था K बराबर 2.303 T और log A/A-x, यही था। हमें क्या निकालना है? समय। तो इस T को इधर लेके आ जाएंगे, तो T बराबर 2.303 अपॉन K को हम K रहने दो, चाहे K1 मान सकते हैं, ठीक है। log A/A-x। A क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अब प्रतिशत दिया हुआ है तो अभिकारक की सांद्रता कितनी मान लेंगे? 100 मान लेंगे। प्रतिशत नहीं होता तो 1 मानते हैं, लेकिन प्रतिशत दिया हुआ है तो कितनी मान लेंगे? 100। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता
यानी ए ये है 100 मोल प्रति लीटर। यह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। अब देखिए, जब अभिक्रिया 99% पूर्ण हो रही है, जब अभिक्रिया 99% पूर्ण होती है तो समय निकालना है, तो इसको लिख देंगे T 99%। ठीक है, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस एक्स। अब 99% पूर्ण हो रही है तो x का मान कितना है? x का मान कितना होगा? 99% पूर्ण हो गई, यानी उत्पाद कितना बन गया? 99 बन चुका है, तो x का मान कितना हो गया? 99 हो गया। तो देखिए, उत्पाद की सांद्रता यानी x बराबर हो गया 99 मोल प्रति लीटर। क्लियर? अब देखिए, T 99% बराबर 2.303 अपॉन K1 log 100/100 माइनस 99, कितना बच जाएगा? 1। 100 में 1 का भाग लगाया, कितना आया? 100। तो देखें, T 99% बराबर 2.303 अपॉन K1 log 100, और हमें पता है चूंकि log 100 बराबर इसका मान कितना होता है? 2। log 10 का 1, log 100 का 2 और log 1000 का 3। तो देखें, T 99% बराबर 2.303 अपॉन K1 इंटू 2। इसे दे देते हैं समीकरण संख्या 1। इसको यहीं पे छोड़ दें, समीकरण संख्या 1 देखें। अब आगे देखिए, इसमें आगे क्या हो रहा है? उत्पाद की सांद्रता, इसको मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं नीचे। सांद्रता x बराबर 99 मोल प्रति लीटर। अब ये तो कितने के ऊपर है? जब अभिक्रिया 99% पूर्ण हो रही है। आगे कितनी होती है? 90%। तो देखिए, इसमें जब अभिक्रिया 90% पूर्ण होती है तो फॉर्मूला यहां T 99 के स्थान पे क्या आ जाएगा? 90 हो जाएगा। तो देखिए, T 90% बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस एक्स। A तो 100 है, यहां पे x कितना होगा? 90 हो जाएगा। यहां पे देखिए, उत्पाद की सांद्रता यानी 90% पूर्ण हो गई, तो 90 तो उत्पाद में बदल गया। उत्पाद की सांद्रता x बराबर 90 मोल प्रति लीटर, ये हो गई। अब देखिए, T 90% बराबर 2.303 अपॉन K1 log 100 अपॉन 100 माइनस कितना बच गया? 10। तो देखिए, T 90% बराबर 2.303 अपॉन K1 और log 100/10। बिंदु से बिंदु कैंसिल, कितना बचा? log 10। देखिए, T 90% बराबर 2.303
अपॉन K1 और ये हो गया log 10 और हमें पता है चूंकि log 10 बराबर इसका मान होता है 1। अब देखिए क्या आ जाएगा, T 90% बराबर 2.303 अपॉन K1 और इंटू 1। अब एक कोई संख्या से गुणा करो, यही रहेगी। इसे दे रहे हैं समीकरण संख्या 2। अब देखिए समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएंगे, दोनों पक्षों में अलग अलग, तो जो कॉमन है वो कट जाएंगे। समीकरण 2 ये रहा, 1 ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है 2.303 अपॉन K1, इसमें भी यही, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 1 में 2 का भाग देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर तो देखिए T 99% बटा T 90%। अब इससे वो कैंसिल, ऊपर क्या आंसर है 99 वाला, क्या बचेगा बराबर में, दोनों कैंसिल होंगे तो बराबर में क्या बचा, केवल 2, तो बराबर हो गया 2। अब हमें निकालना क्या कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय दुगुना होता है 90 की तुलना में, यही तो बोल रहे हैं। तो हमें T 99 निकालना है, तो T 99% बराबर वजह गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू T 90%। सिद्ध हो गया कि अभिक्रिया जब 90% पूर्ण हो रही है और यही अभिक्रिया जब 99% पूर्ण हो रही है, तो इस अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय से दुगुना होता है। यह सिद्ध हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए पूरे को। देखिए क्वेश्चन और, कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव क्षय की विघटन की आर्द्रायु 5730 वर्ष है। कितनी है 5730 वर्ष। इसके लिए विघटन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिव क्षय की हो रहा है, तो रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं कौन सी कोटि की होती हैं, प्रथम कोटि की। अर्धआयु दिया हुआ है तो प्रथम कोटि की अर्धआयु वाला फॉर्मूला लगेगा। तो प्रथम कोटि में अर्धआयु का फॉर्मूला था हमारा T½ बराबर 0.693 अपॉन K1। ये अर्धआयु और K1 प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक था, इसको हम यहाँ पे मानेंगे विघटन स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे K1 लिख दो और चाहे K लिख दो। अब यहाँ पे देखिए T½ ये दिया हुआ है 5730 वर्ष, ठीक है, और जो विघटन स्थिरांक है K, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें रख देंगे 5730 बराबर 0.693 बटा K, तो K बराबर क्या आ जाएगा 0.693 बटा 5730, तो K बराबर इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, बस यहाँ थोड़ा समझना है। रेडियो एक्टिव है, प्रथम कोटि रेडियो एक्टिव होती है, अर्धआयु दी हुई है और K का मान निकला रहा है। क्लियर। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो बताएंगे आपको।
लास्ट टॉपिक है संगत सिद्धांत। संगत का मतलब होता है टकरों से, यानी जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। और जोरदार टक्कर कौन से अभिकारक अणुओं में होगी? पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, द्रव्य और गैस। अब जोरदार टक्कर कौन से में होंगी? आप भी प्रकृति में देखें, ठोस में सबसे ज्यादा जोरदार टक्कर होती है। तो इस सिद्धांत के आधार पर जो अभिकारक के अणु हैं उनको माना गया है ठोस। कैसा माना गया है? ठोस, क्योंकि जोरदार टक्कर किसके मध्य होती है? ठोसों के मध्य। अब दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1916 से 18 तक, एक तो था मैक्स ट्राउटज और एक था लुईस, जिसका पूरा नाम था विलियम लुईस। मैक्स ट्राउटज और विलियम लुईस ने संगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और यह सिद्धांत जो गैसें हैं, गैसों की गतिक परिकल्पना पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? गैसों की गतिक परिकल्पना के ऊपर। यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उन्हीं अणुओं में जोरदार टक्कर होती है जिनके पास में गतिज ऊर्जा होती है। अब जोरदार टक्कर भी कौन से अणु में होंगी? जो ठोस होंगे। तो इस सिद्धांत के आधार पर अभिकारक अणुओं को ठोस मोल माना गया है। ठीक है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया मैक्स ट्राउटज और लुईस ने। और यह सिद्धांत है वो गैसों की गतिक परिकल्पना के ऊपर आधारित है। अब इससे एक बात बताई गई है संगत आवर्ती। संगत आवर्ती। अब ये संगत आवर्ती क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के इकाई आयतन, जैसे मान लीजिए यह पात्र है, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इसका इकाई आयतन का मतलब कोई भी एक निश्चित आयतन ले लिया और इस निश्चित आयतन में अभिकारक के अणु हैं और वो अभिकारक के अणु प्रति सेकंड कितने टक्कर कर रहे हैं, उन टक्करों की संख्या को ही बोलते हैं संगत आवर्ती। ठीक है, तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के या अभिक्रिया मिश्रण के, क्योंकि अभिक्रिया होगी तो अभिकारक होंगे, एक भी हो सकता है, एक से अधिक होंगे तो मिश्रण हो जाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में, अभिक्रिया के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संगत आवर्ती कहते हैं। क्लियर? अब इसने माना कि एक अभिक्रिया है, माना A + B और इससे बन रहा है उत्पाद। अब इसका अगर वेग समीकरण लिखेंगे, वेग समीकरण तो क्या हो जाएगा? dx/dt। समीकरण को R बोल दो चाहे dx/dt। अब यहाँ पे ये समानुपाती चिन्ह और ये एक की सांद्रता और ये हो गई B की सांद्रता। इसको अगर हम हटाएंगे तो dx/dt बराबर स्थिरांक आ जाएगा K और ये A की सांद्रता और ये हो गई B की सांद्रता। अब इसने इस सिद्धांत में माना गया है कि माना A की सांद्रता बराबर B की सांद्रता बराबर है 1, यानी इकाई है। नोट्सों में बराबर 1 नहीं लिखा हुआ है, 1 लिख लेना। यानी A की सांद्रता और B की सांद्रता क्या हो? 1 हो। तो यही समीकरण क्या हो जाएगा? तो देखिए आता है dx/dt बराबर K। यह समीकरण हो गया। देख लीजिए इसे। एक तो इसमें याद रखना है संगत आवर्ती। ठीक है, इसको दे दिया हमने समीकरण संख्या 1। अब देखिए इसमें आगे, अब जो इस संगत सिद्धांत के आधार पर जो अभिक्रिया वेग नियतांक K है
ये संगठु पर निर्भर करता है। संगठु को बोलते हैं टक्कर। किसके ऊपर निर्भर कर रहा है वेग नियतांक? संगठु के ऊपर, यानी टक्करों के ऊपर। तो इसमें देखिए के बराबर एक समीकरण माना गया है कि के बराबर जेड ए बी इंटू क्यू, यह समीकरण माना गया। जेड तो है, वो के तो है वेग नियतांक, और इसमें क्यू है सक्रिय अणु की संख्या। देखिए लिख देता हूं, के तो है वेग नियतांक, जेड ए बी अभिकारक। अभिकारक कौन है? ए और बी, ठीक है। अभिकारक ए व बी के मध्य संगत आवर्ती, और क्यू है सक्रिय अणु। क्यू को हम यहां क्या बोल देंगे? सक्रिय अणु। ये इस अभिक्रिया में बताए गए हैं। अब सक्रिय अणु लिख दो, चाहे सक्रिय अणुओं की संख्या। सक्रिय अणु होंगे वही अभिक्रिया में क्या करेंगे? भाग लेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। अब देखिए क्यू बराबर इसमें माना गया है एन डैश अपॉन एन। क्यू का मान ये माना गया। अब एन डैश तो क्या है? एन डैश तो है सक्रिय अणुओं की संख्या, और एन का मतलब है अभिक्रिया में कुल अणुओं की संख्या। तो देखिए यहीं पे लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है? एन डैश तो है सक्रिय अणुओं की संख्या, और एन क्या है? कुल अणुओं की संख्या। एन डैश सक्रिय अणुओं की संख्या, और एन का मतलब है कुल अणुओं की संख्या। और इसमें आगे क्यू बराबर माना गया है e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये समीकरण हमें याद रखने पड़ेंगे। क्यू को पहले तो माना एन डैश अपॉन एन, यानी सक्रिय अणुओं की संख्या और कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को ही क्यू माना गया, ठीक है। क्यू क्या है? कुल सक्रिय अणु। अब क्यू का मान कितना माना गया है? e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसे मान लीजिए दे दिया हमने समीकरण संख्या 3। अब समीकरण 2 में देखिए क्यू का मान समीकरण 2 में रख दें। तो देखिए क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? के बराबर जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस समीकरण में और आरएनएस समीकरण में कितना अंतर है? इसकी तुलना अगर आरएनएस समीकरण से करें तो इसे दे दीजिए समीकरण संख्या 4। आप देखिए उपरोक्त समीकरण की तुलना आरएनएस समीकरण से करने पर तो हमारा आरएनएस समीकरण क्या है? जो शुरुआत में लिखा था, जिसको वोल्टेज मान समीकरण बोल रहे थे, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही था। अब इसमें और इसमें इतना ही अंतर है, यहां जेड ए बी है और यहां ए। जेड ए बी क्या है? अभिकारक ए व बी के मध्य संगत आवर्ती। संगत आवर्ती क्या है? अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, इसी के ऊपर निर्भर कर रहा है। ए क्या था? पूर्वचर घातांकी गुणांक, या फिर इसको आवर्ती गुणांक की बोल रहे। यहां भी आवर्ती और यहां भी आवर्ती, ठीक है। तो हमेशा जो भी कोई अभिक्रिया होती है तो देखिए अतः ये बराबर हो जाएगा, यानी इस ए का मान किसके बराबर आ रहा है? जेड ए बी के बराबर। ये है लास्ट में,
यानी जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उसमें अणु तभी उत्पाद में बदलेंगे जब उनके मध्य प्रभावी टक्कर होगी। ठीक है, यह था संगत सिद्धांत। क्वेश्चन आता है संगत सिद्धांत और आरएनएस दोनों में आपस में संबंध बताइए इसके लिए। क्लियर? अब ये प्रभावी टक्कर क्या है? इसी संगत सिद्धांत से ही संबंधित लास्ट प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर यानी जोरदार टक्कर। जब दो साधन आमने सामने आ रहे हो तब जोरदार टक्कर होती है, या साइड में से टकराए तब आमने सामने हो। तो ऐसे ही अभिकारक के अणु जब अपने आमने सामने का मतलब है उपयुक्त अभिविन्यास, यानी अभिकारक के अणु जब उपयुक्त अभिविन्यास में होते हैं तो उनके मध्य जोरदार टक्कर होती है, जिसको भी बोलते हैं प्रभावी टक्कर। जैसे ही वो टक्कर होगी तो अभिकारक के अणु आपस में टकराए किसे बदल जाएंगे? उत्पाद में। अब देखिए प्रभावी टक्कर के लिए एक तो अभिकारक अणुओं के पास में उपयुक्त अभिविन्यास यानी निश्चित अभिविन्यास होना चाहिए, और अणुओं के पास में गतिज ऊर्जा होनी चाहिए, तब भी अणु की जोरदार टक्कर होगी, अन्यथा जोरदार टक्कर नहीं होगी। उपयुक्त अभिविन्यास और उनके पास में गतिज ऊर्जा, जिसके कारण अभिकारक की ज्यादा से ज्यादा अणु किसमें बदल जाएंगे? उत्पाद में। जैसे आगे इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे मेथिल ब्रोमाइड यानी CH3Br। अब ये मेथिल ब्रोमाइड है, ये बदल रहा है CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल में। ये कब बदलेगा? जब अभिकारक अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास होगा। अब अभिकारक कौन है? CH3Br। तो देखिए इससे 3 तो जुड़ रहे हैं H और 1 जुड़ रहा है Br। अब ये अभिक्रिया होती है क्षारक के साथ, जैसे KOH में से K हटा दिया तो OH माइनस हो जाएगी। ये मेथिल ब्रोमाइड, ये क्षार। अब एक बार तो अभिकारक का उपयुक्त अभिविन्यास, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं उपयुक्त अभिविन्यास, और एक बार लिख रहा हूं अनुपयुक्त अभिविन्यास। अब ये उपयुक्त में तो किस प्रकार से होगा? यहां पे इसको सीधा लिख लो CH3Br। अब उपयुक्त तो कैसे होगा? देखिए जैसे C, ये H, इससे ये H, ये H, और मान लीजिए चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो। जैसे एक तरफ इधर जुड़ रहा है Br और एक तरफ से आक्रमण कर रहा है OH। अगर मैं Br को इधर जोड़ दूं तो OH को इधर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, लेकिन यहाँ पे 5 नजर आ रही है, जिसमें ये बंध टूटता और बनता, इधर वाला बंध भी बनता हुआ और टूटता हुआ। एक बंध टूटेगा और एक बंध बनेगा, ये होगा। अब इधर से हटेगा और इधर से ये आक्रमण कर रहा है, तो यह आसानी से बन जाएगा क्या? CH3OH प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? Br। ये बना कब? जब अभिकारक अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास हुआ। अब दूसरे में देखिए अनुपयुक्त कैसे, जैसे ये है H, ये H, इधर जुड़ रहा है Br और इधर से ही आक्रमण कर रहा है OH। यानी जिधर Br जुड़ा हुआ है उधर से ही आक्रमण कौन कर रहा है? OH। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, यानी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखिए अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अणु ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होने चाहिए, उनके पास में गतिज ऊर्जा होनी चाहिए, और एक अभिकारक अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, यह होती है प्रभावी। और आपका 12th साइंस केमिस्ट्री का लेसन संख्या 4 केमिकल काइनेटिक्स यहीं पे खत्म होता है।